हेलो दोस्तों, अवधि क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनिमल हस्बेंड्री के संपूर्ण बुक के निचोड़ के बारे में। मैं लेकर आया हूँ 50, जिसमें आप लोग कल ले जा रहे हैं ना, तो लगभग 50 में तो 40 नंबर पक्का है, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक पर 2-3 लेक्चर रहेंगे। यह फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम 50 प्लस MCQ हल करेंगे, MCQ प्लस PYQ। उसके बाद लगभग 50 क्वेश्चन हम संपूर्ण बुक के निचोड़ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे संपूर्ण बुक का निचोड़, जो कि हमारे बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए पहले हम लोग PYQ हल, MCQ प्लस PYQ हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन हमारा है पहला साहिवाल, ब्राउन स्विच, जर्सी, होल्डस्टीन फ्रीजियन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा होल्डस्टीन फ्रीजियन। इसका ओपी कहाँ पर है, यानी कि ओरिजिन प्लेस इसका है हॉलैंड। इसका ओपी जो होता है वो हॉलैंड होता है, हॉलैंड या नीदरलैंड। हम बात करें अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, मेरिनो एक नस्ल है, मेरिनो एक भेड़ की नस्ल। किसकी नस्ल है? मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की संकर नस्ल है? संकर नस्ल, जिसे आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मुर्रा, ये तो संकर नस्ल तो है नहीं। बात करें मेहसाना, तो मेहसाना का क्या बात करें तो जैसे मुर्रा और मेहसाना, साना से मतलब सूरती, मुर्रा और सूरती का एक क्रॉस है मेहसाना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और नीली रावी तो नहीं है। तो मंटगोमरी जिला जन्मस्थान है, मतलब किस गाय का जन्मस्थान मंटगोमरी जिला है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी साहिवाल, ऑप्शन थर्ड गंगातीरी, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा हरियाणा गाय का। तो अगर बात करें ना, तो किस गाय, अगर ऐसा हमारे कैटेगरी में पूछा जाता है कि किस गाय को मंटगोमरी के नाम से जाना जाता है, तो अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो किस गाय की नस्ल को मंटगोमरी के नाम से जाना जा रहा है, या किस गाय का जन्मस्थान मंटगोमरी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साहिवाल। जो साहिवाल गाय है इसका जन्मस्थान मंटगोमरी है। बात करके पांचवें क्वेश्चन के बारे में, किस जात से मोहर प्राप्त किया जाता है? किस जात से मोहर प्राप्त किया जाता है? तो जो हमारी कश्मीरी बकरियाँ होती हैं, जो हमारी कश्मीरी बकरियां होती हैं, इनसे जो है ना मोहर प्राप्त किया जाता है। मोहर, जिसमें से जमुनापारी का है नहीं, और मेहसाना ये भैंस की भी नस्ल है और फिर बकरी की भी है। और अंगोरा से जो है ना, ये अंगोरा जो है ये भी प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। और जो मोहर प्राप्त किया जाता है तो एक चींगू से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि एक कश्मीरी बकरी की नस्ल है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, कराची किस जात का मूल स्थान है? तो कराची किस जात का मूल स्थान है? तो जैसे साहिवाल का मंटगोमरी हो गया, और जो सिंधी है इसका मूल स्थान कराची है। बात करें गंगातीरी गाय में गर्भकाल होता है, तो गंगातीरी जो गाय है इसका गर्भकाल 280 दिन होता है, और 310 दिन भैंस का होता है, भैंस का 310 दिन। अगर हम बात करें कि 145 दिन किसका होता है, तो बकरियों को 145 दिन होता है, बकरी की 145 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ के मांस को कहते हैं। तो ये मतलब कैटेगरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि भेड़ को मांस को कहते हैं, जैसे पहले बीफ, तो भैंस के मांस को कहते हैं, भैंस के मांस को बीफ कहते हैं। और मटन जो है थे, और जो चिकन है, चिकन बकरी के मांस को कहते हैं, बकरी के मांस को चिकन कहते हैं। बूफेन, बीफ गाय के मांस को कहते हैं। जो गाय है, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बूफेन कहते हैं, बूफेन। और जो हमारी बकरी होती है, इसकी बकरी के मांस को चिकन कहते हैं। और जो हमारे भेड़ होते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। और जो मुर्गी के मांस होते हैं, मुर्गी की मांस को चिकन कहते हैं। तो एक कैटेगरी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी जो बताएं, अगर आप लोग तैयार कर ले जा रहे हैं तो 50 में तो 45 से 40 नंबर फिक्स है। 50 में से 50 की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, और ना ही आता है, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो किससे पश्मीना प्राप्त होता है? पश्मीना प्राप्त होता है तो पश्मीना चींगू से। पश्मीना जो ना अंगोरा नस्ल से, ये जो अंगोरा होता है, अंगोरा नस्ल की बस है जिससे पश्मीना प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं मेरिनो भेड़ का मूल स्थान क्या? मेरिनो भेड़ का जो मूल स्थान है ऑस्ट्रेलिया है, और जो भारत है ये गुजेर है। एक गुरेज भेड़ होती है जिसका मूल स्थान हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन 11 है, ये गुजेर भेड़ का
जन्म स्थान क्या हो जाएगा, भारत। अगर हम बात करें बकरियों में गर्भकाल कितना होता है, तो अभी हमने आगे बता चुके हैं कि बकरियों का जो गर्भकाल होता है ये होता है 145 से 150 दिन का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भैंस के दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो कैटेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं जो कैटेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भैंस के दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो जो हमारे इसमें भदावरी जो भैंस होती है इसमें दूध का प्रतिशत काफ़ी अधिक, मतलब वसा का प्रतिशत काफ़ी अधिक होता है। और जो जफराबादी है, जफराबादी को छोटी हाथी यानी कि लिटिल एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, लिटिल एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। और बात करें मेहसाना और सुरती किसकी नस्ल है। मेहसाना और सुरती जो है आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि मेहसाना और सुरती किसकी नस्ल है, किसकी नस्ल है। तो इसका जवाब कमेंट में दीजिए, कमेंट। और बकरी का मांस कहलाता है, जो बकरी का मांस है चीवन कहलाता है, चीवन। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस टोरस। जो विदेशी गाय होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस टोरस। अब बात करें हम किस बकरी को शहरी बकरी कहा जाता है। तो किस बकरी को शहरी बकरी कहा जाता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, अब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बारबरी, ऑप्शन सेकंड अंगोरा, ऑप्शन थर्ड चेंगू, ऑप्शन फोर्थ जमुनापारी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बारबरी बकरी किसे कहते हैं। तो बारबरी बकरी को मतलब शहरी बकरी कहा जाता है, मतलब शहरी बकरी को किसे कहा जाता है, शहरी बकरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो हमारी बारबरी बकरी होती है तो शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। इसे ना बांध के खिलाया पिलाया जा सकता है और फिर मतलब बांध कर पाला जा सकता है। और फिर पूछा जाता है ना कि सबसे अधिक मतलब कौन सी मुर्गी अंडा देती सबसे अधिक। तो एक लेगहॉर्न होती है, लेगहॉर्न मुर्गी, जब इसमें सबसे अधिक अंडा देती है, लगभग 250 प्लस अंडा देती है मतलब एक साल में। और इसका ओपी पूछा जाता है कि ओपी इसका कहाँ है, यानी कि ओरिजिन प्लेस। तो इसको ओरिजिन प्लेस इटली है, इटली। और अगर हम बात करें कि अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भेड़ का नाम वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जैसे हमारा काफ़ी बार पूछा जाता है कि जैसे भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो गया, सुगर का वैज्ञानिक नाम हो गया, और फिर गाय भैंस का वैज्ञानिक नाम हो गया, जंगली भैंस का वैज्ञानिक नाम हो गया, तो और फिर इंडियन यानी कि देसी गाय का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो ये सब पूछा जाता है हमेशा। तो जैसे कि बुबाइलस बुबेलिस जो भैंस का वैज्ञानिक नाम हो गया, बॉस टोरस विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम हो गया, वो ओबी सेरिस ये हो गया भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो। तो हमारा ऑप्शन थर्ड ओबी सेरिस हो जाएगा सही। उसके बाद पूछा जाता है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस है। जो बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है वो कैपरा हिरकस है, हिरकस। और हमारा अगला क्वेश्चन है निर्धन की गाय किसे कहा जाता है। तो काफ़ी आसान सवाल है कि निर्धन की गाय किसे कहा जाता है। तो जो निर्धन की गाय है उसे जैसे ऑप्शन हो जाएगा बकरी को, गाय को, भेड़ को या फिर भैंस को। तो जो निर्धन की गाय कहा जाता है ये बकरी को, गरीब की मतलब निर्धन गाय कहा जाता है जो बकरियां होती हैं। और अगर बात करें कि हम जो हमारे यहाँ क्वेश्चन है कि पश्मीना जो है ना, जो हमने अभी बताया कि यहाँ पर क्या बताए थे, एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत हो गया था। जैसे कि किस बकरी से मोहर प्राप्त होता है। तो जो मोहर है ना ये अंगोरा बकरी से मोहर प्राप्त होता है। और जो पश्मीना मैंने बताया जो चेंगू है इससे पश्मीना प्राप्त होता है। तो इसको आप सही कर लीजिए। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगोरा, कि मोहर पूछा है, मोहर जो है अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। और फिर अगर बात करें कि जो पश्मीना होता है, जो पश्मीना ऊन होता है ना, ये प्राप्त होता है जो है कश्मीरी बकरी से, एक कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चेंगू, इसका चेंगू हो जाएगा। वो थोड़ा गलत हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा, सॉरी। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20। पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण हुई। तो जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, प्रॉपरली क्लास कर रहे हैं अपने स्कूल में, तो ये फर्स्ट चैप्टर से सवाल है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें मतलब यही है कि पशुपालन का परिभाषा लिखी है, दूध की परिभाषा, ये सब रहते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया कितने चरणों में पूरी हुई। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिए, जो लोग क्लास कर रहे हैं, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी दुग्ध दोहन की क्रिया कितने समय में पूर्ण कर ली जाती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 5 मिनट में, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 7 मिनट में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा
10 मिनट में, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा 15 मिनट में। तो सबको पता है कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट जो 7 मिनट में है इसमें पूरी कर ली जाती है। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो गाय या भैंस होते हैं जो मतलब दूध देने के लिए कौन सी सुई लगाते हैं, मतलब कौन सी सुई लगाते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन, जिसे मतलब लगाते हैं, जिससे गाय भैंसें जो होती हैं अपना संपूर्ण दूध जो है ना छोड़ देती हैं। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, यानी कि 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, गाय के दूध का रंग किसके कारण मतलब गाय के दूध का पीला रंग, अब पीला हो जाएगा, पीला। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? पहले हो जाएगा केसिन प्रोटीन, दूसरा कैरोटीन, तीसरा एपिनेफ्रिन होता है। एपिनेफ्रिन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा पढ़ाई होगा कि जो कभी हमारी गाय या भैंस जो होती हैं जब कभी अचानक से जो है घबरा जाती हैं, तो जब हमारी गाय या भैंस होती हैं जब अचानक से कभी घबरा जाती हैं या फिर एकाएक मतलब कूद जाती हैं, तो वो दूध ना अपने आप चढ़ा लेती हैं ऊपर, यानी कि होल्डिंग अप मिल्किंग कहते हैं, जिससे होल्डिंग अपने अंदर कुछ मिल्क को रोक लेते हैं, जिसे होल्डिंग अप मिल्क कहते हैं। तो ये जो काम है ना, जो जैसे कि आप दो रहे हैं तो अचानक से पशु डर जाता है, तो उसके क्रिया से ना जो एल्ड्रिन होता है, एल्ड्रिनल होता है ना, उसे एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन जो ऑक्सीटोसिन के विपरीत काम करता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन का काम है दूध को उतारना, और फिर जो एपिनेफ्रिन का काम है इसे दूध को ऊपर चढ़ाना। तो ये हो जाएगा। और अगर बात की कि प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, तो जैसे कि होगा गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और बात करें केसिन प्रोटीन क्या है, तो मतलब जो दूध भैंस के दूध का सफ़ेद रंग होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, तो जो शुद्ध गाय की दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है वो हमारी होती है 28 से 30, वो 28 से 30 होती है। शुद्ध गाय की लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है। अगर हम बात करें कि जो भैंस की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है वो 28 से 30 होती है भैंस की, और जो गाय की होती है वो होती है 30 से 32 गाय की लैक्टोमीटर रीडिंग। और भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, तो होती है 28 से 30। और दूध का घनत्व हमारे बोर्ड में पूछा गया था कि दूध लैक्टोमीटर और ब्यूटारोमीटर में अंतर सेट कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा कि दूध का घनत्व मापा जाता है। तो हमारा जो दूध का घनत्व मापा जाता है किससे मापा जाता है, तो ये लैक्टोमीटर से नापा जाता है दूध का घनत्व। और वसा प्रतिशत किससे नापा जाता है, तो ब्यूटारोमीटर से वसा प्रतिशत नापा जाता है, वसा। और दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से नापा जाता है। और जो टेंड्रोमीटर है इसी मटर की परिपक्वता नापते हैं, परिपक्वता नापते हैं मटर की, जो ये टेंड्रोमीटर होता है। और स्फेग्नोमीटर से हृदय की गति नापते हैं, आप लोग मतलब पढ़ते ही होंगे। तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, जो हमारे गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी होती है, तो 13%। तो जो भदावरी भैंस है जिसमें कि वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो उसमें 13% जो भदावरी भैंस उसमें 13% जो है वसा पाई जाती है उसके दूध में। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 3.55%, जो कि हमारे दूध में, जो गाय के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। और गोदोहन की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो गोदोहन की सर्वोत्तम विधि होगा कि पूर्ण या मुट्ठी विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि। और फिर जैसे कि चुटकी विधि को ना नकलिंग विधि कहते हैं, और अंगूठा विधि इसको नकलिंग विधि कहते हैं। और जो है पूर्ण हस्त विधि इसको ना फुल हैंड मेथड कहते हैं, मुट्ठी विधि। और फिर बात करेंगे कि मतलब गोदोहन की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो गोदोहन की सर्वोत्तम विधि हमारी ये हो जाएगी पूर्ण हस्त विधि। और मीठी दही में अम्लता पाया जाता है, अम्लता प्रतिशत पाया जाता है, जो मीठी दही होती है इसमें अम्लता प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो 0.7%, 0.01%, 1%, 2%। तो कितना पाया जाता है, जो हमारी मीठी दही होती है उसमें अम्लता पाई जाती है 0.7%। ताजे दुहे दूध, जो हमारा ताजे दुहे दूध मतलब में अम्लता की प्रतिशत होती है, तो ताजे दुहे दूध की अम्लता में
जो हम ताजे दूध होते हैं उसमें अम्ल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है 0.11 से 0.14 तक। तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। हम बात की खट्टी दही में, जो हमारी खट्टी दही, एक होती है मीठी दही और एक होती है खट्टी दही। जो मीठी दही में होती है उसमें अम्ल परसेंटेज होता है 7%, जो हमारी खट्टी दही होती है उसमें 1% पाया जाता है अम्लता की मात्रा उसमें 1% होती है। तो खट्टी दही में अम्लता पाई जाती है, कितना परसेंट पाई जाती है, तो हम अम्लता पाई जाती है 1%। और ये हो जाएगा प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ स्थित है, जो यानी कि कभी कभी पूछा जाता है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन PCDF कहाँ स्थित है, तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है ये हमारा आउट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड लखनऊ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में भैंस की कितनी नस्लें भारत में भैंस की नस्लें पहचानी गई हैं। जो भारत है उसमें भैंस की कितनी नस्लें पहचानी गई है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 26, ऑप्शन सेकेंड 7, ऑप्शन थर्ड 22, ऑप्शन फोर्थ 19। तो जो हमारी भारत में नस्ल पहचानी गई वो ऑप्शन हो जाएगा 7। जो हमारा देश है भारत, इन नस्लें पहचानी गई तो उसमें 7 पहचानी गई हैं। हमारा क्वेश्चन अगला है कि पशु प्रजनन की प्रणालियाँ हैं जो पशु प्रजनन की कितनी प्रणालियाँ हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकेंड 2, ऑप्शन थर्ड 3, ऑप्शन फोर्थ 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग इसे तैयार कर लिए जा रहे हैं तो पक्का है कि 10 नंबर फिक्स है। और इसके बाद अभी तो हम पूरा थ्योरी बाकी है, जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका लेक्चर 2-3 मिल जाएगा, जो कि मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और गाय के शरीर का तापक्रम होता है, जो कि गाय होती है इसके शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो गाय के शरीर का तापक्रम कितना होता है 101.5 फ़ारेनहाइट, 107.1 फ़ारेनहाइट, 103.5 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन हो जाएगा 94.5 फ़ारेनहाइट। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गाय की, तो 101.5 फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो हमारा गाय होती हैं, गाय के शरीर का तापक्रम तो 101.5 फ़ारेनहाइट। और जो बैल की गिराने की विधि है, जो हमारे बैल होते हैं इसको गिराने की जो बैल होते हैं, बैल की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, जो बैल को गिराया जाता है उसकी गिराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, इसका जवाब आप लोग अगर कमेंट बता सकते हैं ठीक है। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्यूज विधि, परिवर्तित रिफ्यूज विधि हो गया, दूसरा एविल गार्ड विधि या 3 देसी विधि। तो अगर बात करें तो ये चारों की चारों विधियाँ बैल को गिराने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी है, कौन है, तो ये इसका हो जाएगा जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वो परिवर्तित रिफ्यूज विधि है। और अगर जो यहाँ पर है ना कि गाय के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो यहाँ पर होता अधिकतर ना तो 100, जो यहाँ पर 5 है ना, तो आपको मिलेगा कि 101.3 फ़ारेनहाइट भी मिलेगा, तो ये भी सही रहेगा। अगर 101.5 फ़ारेनहाइट मिल रहा तो ये भी सही रहेगा। और अगर हम आगे बात करें कि स्ट्रिप कप परीक्षण होता है, जो स्ट्रिप कप परीक्षण होता है किस बीमारी में किया जाता है, तो अगर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रेक्स, दूसरा गला घोटू को HS भी कहते हैं, इसे HS के नाम से जाना जाता है। और फिर दूध ज्वर हो जाएगा, थनैला हो गया। तो जो स्ट्रिप कप होता है ना, इसे जो स्ट्रिप कप परीक्षण होता है ये हमारे अगर पूछ रहा है कि जो थनैला रोग है ये किसमें होता है, तो सबसे पहले बोल देंगे कि जो थनैला रोग है ये दुधारू भैंसों में होता है, जैसे दुधारू पशुओं में होता है जो थनैला रोग। और फिर अगर बात कर रहा है कि जो गला घोटू होता है ये भी जीवाणु की कमी से होता है। अगर सबसे हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना कि खुरपका मुँह पका, जो खुरपका मुँह पका रोग है ये किस में होता है, किस में होता है, किसी कमी से होता है। तो जो खुरपका और मुँह पका रोग है ये होता है हमारा वायरस से होता है, वायरस जनित रोग है। अगर बात करें कि ये किस में होता है तो पशुओं में होता है। इसकी खुरों में और मुँह में छाला पड़ जाता है। अगर हम आगे बात करें कि
स्ट्रिप का परीक्षण हमारा दुग्ध ज्वर में किया जाता है। जो स्ट्रिप का परीक्षण है ये हमारा दुग्ध ज्वर में किया जाता है। हमारा गौवंश पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी होने का कारण है। तो अभी भी मैंने बताया कि गौवंश पशुओं में खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है वो जीवाणु की, वो विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण होती है। और हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगर एक होता है ना कि पशु में प्लेग रोग यानी कि प्लेग, जो प्लेग यानी जैसे कि खुरपका मुंहपका हो गया, फुट माउथ डिजीज हो गया, ये कहते हैं रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं पशु प्लेग। तो ये भी एक वायरस जनित रोग है जो कि हमारे पशुओं में काफ़ी मतलब भयानक होता है। इससे ना अगर उपचार अच्छे से न करें तो पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। और फिर अगर हम बात करें कि हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मूत्रवर्धक है। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कलमी सोरा, ऑप्शन दो थर्ड तृतीय होता है, एक तृतीय होता है, और ऑप्शन फोर्थ बोरिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कलमी सोरा। एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में, दस्तर के रूप में, कृमिहार के रूप में, उत्तेजक के रूप में। तो हमारा जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये दस्तावर होता है, तो इसे दस्तावर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर बात की निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रवर्धक है, तो मूत्रवर्धक कौन है, जैसे बोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, आयोडीन हो जाएगा, और एक पोटेशियम नाइट्रेट। जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है और प्लस कर्मी सोरा है, ये दोनों ही मूत्रवर्धक का काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। दुग्ध ज्वर होने में पशुओं के तापक्रम में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पहले कि तापक्रम कम होता है या तापक्रम बढ़ता है, समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पशु होते हैं उसकी अगर दुग्ध ज्वर हो गया तो उसका तापक्रम कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रोमंथियों पशुओं में कौन सा भाग ओमेजम कहलाता है। तो जो रोमंथियों के पेट का कौन सा भाग ओमेजम कहलाता है। जितने भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसे रोमंथी कहते हैं, और इनके पेट का कौन सा भाग ओमेजम कहलाता है। तो जो तृतीय भाग होता है इसे ओमेजम कहलाते हैं, और प्रथम भाग को रुमेन कहते हैं। बात की रोमंथियों में पेट का कौन सा भाग रेटिकुलम कहलाता है। जो रेटिकुलम जिसे भज्जिका कहते हैं, यह द्वितीय भाग होता है। भज्जिका जालिका मतलब जाली कहते हैं, जो मतलब जाली के आकार की होती हैं। बात की रोमंथियों के पेट के किस भाग में पाचक रस का स्राव होता है। तो जितने भी जैसे रुमेन हो गए, रेटिकुलम हो गए, ओमेजम हो गए और जठरांत्र हो गए, तो 4 भाग होते हैं इसके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि तीनों में जैसे रेटिकुलम और फिर रेटिकुलम, रुमेन और ओमेजम जो होते हैं, इसमें कोई भी रस का स्राव नहीं होता है। जो स्राव होता है जठराशय में होता है। बात करें पशुशाला में पशुओं के बांधने के लिए नाद की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। जो पशुशाला में पशुओं के बांधने की चौड़ाई जो नादा होती उसकी मतलब 4 फीट रखी जाती है। सबसे मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जो गाय का रसायन है से मतलब जो गाय के आयन को किस रसायन मतलब धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया आप एक BHC, नीलत होता, नमक, और फिर पोटेशियम पर मैग्नेट। जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है इसका एक नाम होता है KMnO4। इसको मतलब लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है KMnO4, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है, लाल दवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दलहनी चारा की फसल है। मतलब कौन सी इसमें दलहनी चारा की फसल है। जैसे ज्वार तो है नहीं, मक्का, बरसीम, जई। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बरसीम। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंडरम। और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अगर हमारी भैंस जान समझ लो कि 100 किलो मतलब 600 किलोग्राम दिया है। तो अगर हमारी भैंस है, अगर उसका वजन जो है 100 किलोग्राम है भैंस के, तो उसके लिए दाना 3 किलोग्राम देते हैं। अगर गाय है तो अगर गाय 100 किलोग्राम की है तो उसके लिए 2.5 किलोग्राम दाना देते हैं। तो वैसे इसमें देख लीजिए, अगर 600 किलोग्राम भार वाली भैंस को प्रतिदिन सूक्ष्म पदार्थ देंगे, तो अगर हम बात करें 3 से अगर बात करें तो इसमें 18 किलोग्राम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो जैसे अगर 100 किलोग्राम भैंस है मतलब 100 किलोग्राम भार की भैंस है तो इसके लिए कितना चारा देंगे दाना, तो 3 किलोग्राम देंगे। अगर वही भैंस 1 किलोग्राम की है तो उसके लिए कितना दाना देंगे, तो 3/100। हमारा 600 किलोग्राम का है तो 3 × 600/100।
तो ये हो जाएगा, हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हो जाएगा तो 18 किलोग्राम। तो ऐसे हल कर देंगे। अगर गाय होगा तो यहाँ पर जो 3 है यहाँ से हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, मतलब 2.5 किलोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसीले चारे में सूक्ष्म पदार्थ कितना होता है? जो हमारा रसीला पदार्थ होता है उसमें सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा होती है 20 से 30%। अब बात करें कि पानी के, अगर पानी कितना होगा तो हो जाएगा 60-70 से 80% पानी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का जेर या आवर ब्याने के कितने समय में गिर जाना चाहिए? तो जो जेर या आवर हो तो 2 से 4 घंटे में गिर जाना चाहिए। गाय का ऋतुचक्र, जो गाय होती हैं उसका ऋतुचक्र कितने दिन का होता है? जो गाय होती है, जैसे ऑप्शन हो जाएगा 14 से 16 दिन, दूसरा 19 से 21 दिन, और फिर 28 से 32 दिन या 40 दिन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 19 से 21 दिन। जो गाय ब्याने के बाद 40 दिन बाद अपना आवर गिरा देते हैं। हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि उसमें अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? जो पशु, उसमें एक होती है अस्थायी दांत, एक होती है अस्थायी दांत। जो अस्थायी दांत होते हैं, जो कि मतलब गिरते रहते हैं, उसमें दांतों की संख्या होती है 20। इसका दंत सूत्र पूछा जाता है। कभी काल पूछा जाता है कि पशुओं के, जो रमंती पशु होते हैं उसके अस्थायी दांतों के दंत सूत्र रखिए। तो पहले लिखेंगे, जैसे कि एक होता है इंसीजर, केनाई, प्रीमोलर और फिर मोलर। तो हो जाएगा पहले ऊपरी दांत में जो हमारे रहते हैं इंसीजर, ये एब्सेंट रहते हैं, और फिर केनाई भी एब्सेंट रहते हैं, और जो हमारे होता है प्रीमोलर, ये 3 रहते हैं। ऊपरी जड़ में 3 जोड़े रहते हैं, और जो मोलर हैं एब्सेंट रहते हैं। तो अगर इनको जोड़ेंगे हो जाएंगे 6, टोटल 10 हो जाएंगे, प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएंगे 20 दांत। और बात करें गायों में कुल अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अगर इनके दंत सूत्र के बारे में बात करें तो इसमें हो जाएगा इंसीजर, केनाई, प्रीमोलर, मोलर। तो इसमें ऊपरी भाग होता है दांत की, उसमें जो है इंसीजर अनुपस्थित रहते हैं, केनाई भी अनुपस्थित रहते हैं, और जिसमें प्रीमोलर होते हैं इसमें 3 जोड़ी ऊपर होते हैं, 3 जोड़ी नीचे होते हैं, और जो मोलर होते हैं इसमें भी 3 जोड़ी ऊपर, 3 जोड़ी नीचे। अपनी ऊपरी दांतों की संख्या प्लस नीचे वाली दांतों की संख्या को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हो जाएगा 6, 12, 4, 16। तो 16 × 2 हो जाएगा हमारा 32। अगर हम मल्टीप्लाई ना करें तो जो इसमें है इसमें प्लस 4 कर देंगे, इसमें 0 + 0 कर देंगे, मतलब पूरे मतलब जितने भी जबड़े होते हैं ना सबके, मतलब सब दांतों को काउंट करेंगे, और फिर इसमें भी 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो जोड़ा हट जाए, चाहे जोड़ा काउंट करें, चाहे वैसे ही पूरा 6 काउंट कर लें, चाहे 3 जोड़ा काउंट कर लें। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो अगर काउंट ना करें तो डायरेक्ट हमारा 32 हो जाएगा। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, एक कैटेगरी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दोनों। बाकी तो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारा अंडे होते हैं 13% प्रोटीन पाया जाता है। और जो मुर्गे के मांस को कहते हैं, तो अभी हम पहले बता चुके हैं, जो मुर्गा का मांस होता है हम चिकन कहते हैं, और जो पोर्क है सिर्फ शुगर के मांस को पोर्क कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ही